हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 100 डे चैलेंज के लेक्चर नंबर 28 में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएच से 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज टोटल 5 क्वेश्चन है और जो सारे क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है वो सिंपल कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से रिलेटेड है, लेकिन उसमें हम लोग को वाइंडिंग नंबर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा यूज करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो सिंपल हमारा नॉन आइसोलेटेड और आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को लेके है। उसके बाद 3 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारा आइडेंटिटी थ्योरम से, यानी कि 3 क्वेश्चन तो जो हम लगभग पढ़ते वो है, लेकिन 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, जिसमें से एक क्वेश्चन में हम थोड़ा एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन एनालिटिक के लिए है, लेकिन वहां पे भी कुछ ऐसे रिजल्ट यूज करेंगे और काउंटर एग्जाम्पल का हम यूज करके सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो प्लीज अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपके जो फ्रेंड होंगे जो एमएस सेट या किसी आईआईटी एग्जाम गेट किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेली एक वीडियो में, हर वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, डिफरेंट और बेसिक से पूरे कॉन्सेप्ट वाइज। तो ये लेक्चर हर एक एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिखने में तो ये सिंपल कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से हो जाएगा, बट यहां पे हमको एक वाइंडिंग नंबर के कॉन्सेप्ट को, वाइंडिंग नंबर या फिर ये कह सकते हैं कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन, मल्टीप्लाई कनेक्टेड डोमेन, ये हमें पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन सिंपल सिंगुलैरिटी के बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 3 ये थोड़ा जो मैं कह रहा था कि इसमें थोड़ा अलग रिजल्ट यूज करेंगे हम। 4th क्वेश्चन ये आइडेंटिटी थ्योरम से, और 5th क्वेश्चन ये एनालिटिक को लेके क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है ये कि एक पैरामीटराइजेशन के फॉर्म में एक कर्व दिया है कि डिफाइंड बाय v ऑफ t इज इक्वल टू e⁴ देन इसका इंटीग्रल पूछ रहा है। तो इसका इंटीग्रल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, पहले वो हम देखते हैं। तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला के लिए सपोज d हमारे पास एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, D एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, और कोई फंक्शन इस पे एनालिटिक है, f इज अ एनालिटिक ऑन D। इस डोमेन पे, सिंपली कनेक्टेड डोमेन पे फंक्शन एनालिटिक है। अब सपोज इसके अंदर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं z0। z0 इस फंक्शन का इंटीरियर पॉइंट है। देन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ये कहता है कि हम फंक्शन की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं इस पॉइंट पे, इंटीरियर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई आई द इंटीग्रल ओवर गामा। अगर ये कोई भी क्लोज कर्व है जिसके अंदर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस गामा पे हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू को इस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट z0। अगर वो किसी एक क्लोज कर्व के अंदर इंसाइड कर रहा है, फंक्शन मेरा एनालिटिक होना चाहिए। बट याद रखना, यहां पे जो मैं यूज कर रहा हूं वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। अगर फंक्शन सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं है, अब सिंपली कनेक्टेड डोमेन का मतलब पता ही होगा कि किसी पॉइंट को ये एक बार ही बाइंड कर रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसा डोमेन जो किसी एक पॉइंट पे श्रंक हो जाता है। यानी कि जैसे ये इस तरीके के कर्व है, तो इसको मैं किसी भी एक पॉइंट पे क्या कर सकता हूं, श्रंक कर सकता हूं। लेकिन अगर बीच में कहीं एनालस आ जाए या कोई पंचर डिस्क आ जाए, तो वो कभी भी किसी एक पॉइंट पे श्रंक नहीं होता है, और उसे हम लोग मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो अगर वाइंडिंग नंबर है, मतलब ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं है, तो हम सीधे सीधे यहां पे वाइंडिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो वाइंडिंग नंबर किस पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं, यहां पे जिस पॉइंट पे भी निकालेंगे z0 का ये निकाल देंगे। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये यहां पे मिस्टेक होता है। ये तो हम आंसर तो निकाल लेंगे, बट उस वाइंडिंग नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस वहीं से यहां थोड़ा ये आंसर डिफरेंट आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं।
अब क्वेश्चन में हमारे पास एक कर्व जो दिया हुआ है ना, पहली बात तो ये देखो, हमें इवेल्युएट क्या करना है, पहले हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करके पहले इवेल्युएट करते हैं, बाद में इसको वाइंडिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पूछा क्या है कि 1/2 पाई आई गामा ई रेज़ टू जेड अपॉन जेड क्यूब, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, डी जेड। अब अगर देखा जाए तो ये जेड क्यूब आ रहा है, तो अगर ये इवेल्युएट कर सकते हैं जेड नॉट 1/2 पाई आई एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस डब्ल्यू, ये जेड नॉट, ये हमारे पास कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है। लेकिन हमें पता है कि कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है तो हम लोग उसको n टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और उसका जो nth डेरिवेटिव आता है वो f रेज़ टू n एट जेड नॉट n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल f ऑफ z अपॉन z माइनस जेड नॉट रेज़ टू n dz, ये इसकी वैल्यू आती है। और यहीं से हम लोग एक कह पाते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर इसीलिए रियल से डिफरेंट है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास एनालिटिक हो, वन टाइम डिफरेंशिएबल हो, तो हम उसे इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किसी फंक्शन की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। तो अब देखो यहां पे 3 आ गया और जेड नॉट के प्लेस पे क्या आ गया, 0, मतलब हमें हमारा जो इंटीरियर पॉइंट है वो z इज नॉट इज इक्वल टू 0 और n यहां पे 3 है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, अब इसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी कि यहां पे जो फंक्शन दिया है उसको ये n से एक कम टाइम डिफरेंशिएट करना है, यानी कि e रेज़ टू z को 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है और इवेल्युएट करना है किस पे, एट z इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो जेड नॉट के प्लेस पे 0 आ गया, यानी कि ई रेज़ टू जेड को इवेल्युएट करना है जेड नॉट पे। यही तो रहता है ना कि एफ ऑफ जेड को nth डेरिवेटिव ले लो और जेड नॉट पे इवेल्युएट करो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 + 1, यहां पे ये n+1 होता है, तो ये 2, तो यहां नहीं आएगी, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के और उस पर 0 पुट करना है। लेकिन वो वाइंडिंग नंबर का कॉन्सेप्ट यहां पे जो गामा यूज करते हैं वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिए होता है। तो यहां पे जो हमें कर्व गिवन है, तो इससे तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमें इसका 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो ये तो ई रेज़ टू जेड ही आने वाला है, और जब मैं इसको 0 पे इवेल्युएट करूंगा तो 1, ठीक है। अगर मैं इसको 0 पे इवेल्युएट करूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा इनटू जो n फैक्टोरियल था। अब ये n फैक्टोरियल यहां पे था, यहां लेके आएंगे तो ये हमारे पास n फैक्टोरियल मतलब ये n+1 रहता है, तो n फैक्टोरियल मतलब 2, और यहां पे इसके वाइंडिंग नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब वाइंडिंग नंबर देखो क्या है, एक पैरामीटराइजेशन है 0 1 से लेके c तक, मतलब यहां पे एक इंटरवल है, यहां पे ये कुछ कर्व आएगा, और कर्व कैसे गिवन है इसको डिफाइन किया e रेज़ टू 4 पाई i2। अगर ये e रेज़ टू 2 पाई i2 होता तो ये एक यूनिट सर्कल होता 1 टाइम, लेकिन 4 पाई i2 है, मतलब ये इसी को 2 टाइम बाइंड करना है, यानी कि 0 का जो वाइंडिंग नंबर है ये इसको 1 टाइम 2 पाई तक और फिर से इसको 4 पाई 2 बार वाइंड करना है, यानी कि इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाइंडिंग नंबर से। तो ये कैंसिल होके हमारा आंसर 1 होगा, ना कि हां, जबकि ऑप्शन में वो ऑप्शन दिया भी नहीं है हां। तो इससे तो आपको क्लियर हो गया था कि यहां पे किसी ना किसी से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आप क्या करते हो, ये कंफ्यूजन भूल जाते हो, क्योंकि यहां पे n फैक्टोरियल भी रहता है, हमने फॉर्मूला देखा n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई, और n फैक्टोरियल कहां से आता है, ये जो n+1 रहता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना है, उसके वाइंडिंग नंबर से भी मल्टीप्लाई करना होता है अगर वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं। तो ये हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे आंसर रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉसेक 1/1 माइनस जेड फॉर जेड इज नॉट इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि जेड इज इक्वल टू 1 पे क्या कोई सिंगुलैरिटी नहीं होगी, ये तो आप क्लियरली सीधे कह दो, क्योंकि 1 पे सिंगुलैरिटी है। कह रहा है ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, क्या ये पोल है या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। वैसे तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है,
लेकिन मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं हर एक सिंगुलैरिटी का। आप देख के बता सकते हो कि सिंगुलैरिटी तो है इसका 1 पे, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी तो है नहीं, ये पोल भी इस तरीके से नहीं होता, तो ये सीधे सीधे हमारा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में इसको टिक कर देता हूं। अब ये क्यों है वो देखते हैं। पहली बात तो सिंगुलैरिटी का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं किसी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की, नॉन आइसोलेटेड की बात बाद में करते हैं, पहले हम समझते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होता है। तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी से पहले हमको एनालिटिक फंक्शन पता होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि Z0 अगर ये एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहना है तो क्या करो, एक पंचर डिस्क बनाओ। अगर एक ऐसा डिस्क मिल जाए इस Z0 के अराउंड, एक पंचर डिस्क जिस पे फंक्शन एनालिटिक हो जाए, बस, तो इस Z0 को हम कहेंगे सिंगुलर पॉइंट। या फिर ये कह सकते हैं कि इस डिस्क में से Z0 को माइनस कर दो, और अगर ऐसा डिस्क मिल जाए जिसमें से अगर हम Z0 को माइनस कर दे और इस पे फंक्शन एनालिटिक हो जाए, तो इस Z0 को हम कहते हैं ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। अब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में भी हम सिंगुलैरिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, एक होता है हमारे पास पोल, और एक होता है हमारे पास आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। अब इसके कई तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो आप अगर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है तो आपको एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिसपे फंक्शन एनालिटिक होगी, मतलब आप उसका एक एक्सपांशन निकाल सकते हो जिसको बोलते हैं लॉरेंट्ज एक्सपांशन। ठीक है, अब लॉरेंट्ज एक्सपांशन में एक रेगुलर पार्ट होता है, एक प्रिंसिपल पार्ट होता है। अगर प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है तो हम कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अगर उसमें कुछ फाइनाइट टर्म है तो पोल, इनफाइनाइट टर्म है तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एक तो ये तरीका है। एक और है कि आप सीधे उस पर लिमिट अप्लाई कर दो एफ ऑफ जेड पे, जेड टेंडिंग टू Z0। अगर ये वैल्यू फाइनाइट एग्जिस्ट हो गई तो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, अगर इनफाइनाइट आंसर आ गया तो पोल, और अगर ये मतलब एग्जिस्ट ही नहीं होता इसका लिमिट तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी, वो भी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो ये कुछ केस है जो हमें पता होने चाहिए। अब बात आती है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जब हम बात करते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की, तो हमें लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। पहले रिमूवेबल का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं Z sin Z, हमें पता है कि एक जीरो ऊपर आ रहा है और एक जीरो नीचे आ रहा है, तो जीरो जो यहां पे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जिस चीज को रिमूव कर उसको बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। यानी कि जब मैं इसका एक्सपांशन ओपन करूंगा तो ये जेड क्यूब माइनस 3 प्लस Z⁵ माइनस 5 फैक्टोरियल, तो यहां से जब मैं जेड को कॉमन निकालूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहां पे अब ये z इज इक्वल टू 0 पे ये अब इसके पास कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है, यानी कि फंक्शन एनालिटिक है। तो एक्चुअल में एनालिटिक और रिमूवेबल दोनों एक ही चीज है। जिसे अगर दिखा जाए तो इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे देखने में लग रहा है कि जीरो पे इसको दिक्कत है, जबकि वैसा नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। पोल, पोल को हम हमेशा इस फॉर्म में लिख पाते हैं P ऑफ Z इज इक्वल टू G ऑफ Z, कि इसको हम लोग लिखते हैं Z माइनस Z0 रेज़ टू n, जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है। ऐसे यहां पे Z0 रेज़ टू n फाइव ऑफ Z, और यहां पे सपोज फाइव टू ऑफ Z। तो Z0 पे फाइव वन Z0 भी नॉन जीरो होना चाहिए और ये फाइव टू Z0 भी नॉन जीरो होना। अब ये m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन n है तो हम लोग कहते हैं ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, लेकिन अगर इस m की वैल्यू लेस देन आ गई तो हम कहते हैं पोल। जैसे 1/z, इसके पास पोल है कितने ऑर्डर का? 0 ऑर्डर का। इसके पास 0 पे 1 ऑर्डर का पोल है, 1 पे 1 ऑर्डर का पोल है। तो इस टाइप के जितने फंक्शन होते हैं जैसे कि रैशनल फंक्शन, ये इस पे हमेशा पोल एग्जिस्ट करते हैं।
साइन इज टू 1/z, ये सब कैसे हैं? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ई रेस टू 1/z आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, इस सबको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, यानी कि ये आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी, यानी कि जब हम इसका एक्सपांशन ओपन करेंगे तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, या फिर जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूं 0 तो ये इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां से हम लोग आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बता सकते हैं। अब नॉन आइसोलेटेड हम लोग ऐसे बताते हैं कि अगर आपको लिमिट पॉइंट जीरोस का जब आप लिमिट पॉइंट निकालोगे तो वो हमेशा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आता है। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, जैसे ई रेस टू 1/z जीरोस का लिमिट पॉइंट है तो वो कैसा हो जाएगा? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। लेकिन जब आप लिमिट पॉइंट किसी पोल का निकालो या किसी एसेंशियल सिंगुलैरिटी का निकालोगे तो वो हमेशा नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होता है। और याद रखना है आपको, नॉन आइसोलेटेड हमेशा एसेंशियल होते हैं। जैसे 1/e⁻⁴, इसका लिमिट पॉइंट क्या निकालेंगे हम लोग? 0। तो देयरफॉर 0 इसका नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, यानी कि जब भी पोल पे कोई भी लिमिट पॉइंट आता है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। 1/sin 1/z, तो ये टाइप के जितने भी फंक्शन आएंगे ये सारे कैसे हो जाते हैं? ये नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। अब हमारे पास क्या गिवन है वो देखो। हमें गिवन था कॉसेक 1/z-1, ये पूछ रहा है 1 पे। पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/z-1, इसको कहां प्रॉब्लम? 1/z-1 इज इक्वल टू 0, तो z-1 इज इक्वल टू इसका पोल निकालते हैं। अब ये 0 कब होगा? जब 1/z-1 इज इक्वल टू n π, तो देयरफॉर z-1 इज इक्वल टू 1/n π, तो देयरफॉर z इज इक्वल टू 1/n π + 1। जब मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालूंगा तो 1 आ रहा है, तो 1 इसके पोल का लिमिट पॉइंट है। तो जब भी पोल का लिमिट पॉइंट आएगा तो वो हमेशा क्या होता है? नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो यहां से आप लोग क्लेम कर सकते हो कि जो कॉसेक 1/z-1 है, 1 पे इसके पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, जब भी पोल का लिमिट पॉइंट हमेशा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो देयरफॉर ये कह रहा है नो सिंगुलैरिटी रॉन्ग, रिमेबल सिंगुलैरिटी भी नहीं, पोल नहीं, ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है सी से लेकर सी तक एक बाइजेक्टिव एनालिटिक फंक्शन, देन एफ मस्ट बी लीनियर पॉलिनोमियल, एफ डैश जेड 0 होगा फॉर सम जेड, एफ इनवर्स जेड may not be continuous, f inverse z is continuous but may not be analytic। मतलब सिंपल सी बात है, एक बाइजेक्टिव एंटायर फंक्शन दिया हुआ है। एक्चुअल में अगर आपको एक इसका रिजल्ट पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको रिजल्ट नहीं पता तब कैसे करेंगे? एक तो मैं आपको ये रिजल्ट ही बता देता हूं कि अगर कोई भी सी से लेके जी तक, मान लो एंटायर फंक्शन है, ठीक है, और f इज 1 है, और मान लेते हैं, ठीक है ये चलेगा, f ऑफ g इज इक्वल टू कुछ ओमेगा आ रहा है, देन g से लेके c तक एक एंटायर फंक्शन है, फंक्शन 1 है, तो f हमेशा एक लीनियर पॉलिनोमियल ही आता है।
अब इसको प्रूव करने के अलग अलग तरीके, मैं आपको कुछ और रीजन बताऊंगा कि उसका यूज करके आप लोग बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें से 4 ऑप्शन में से ये एक चीज है, ये एक आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर 1 कर दोगे कि अगर कोई भी जी से लेकर सी तक एंटायर है, F11 है और एफ ऑफ जी ओमेगा, या फिर आप सीधे बाइजेक्टिव बोल दो, या ये लिखो या फिर आप बाइजेक्टिव बोल दो, तो देन एफ इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग बहुत सारे थ्योरम से उसका यूज करते हैं। एक तो आइडेंटिटी थ्योरम का यूज करके भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो आइडेंटिटी थ्योरम में कुछ आइडिया ऐसा होता है, जिसे मान लो ये पूरा सी है और ये पूरा सी है, फंक्शन एनालिटिक है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट तो है नहीं क्योंकि बाइजेक्टिव बोल दिया है, तो सीधी बात है कांस्टेंट तो होगा नहीं, तो नॉन कांस्टेंट है, एनालिटिक है। यहां का कोई भी ओपन सेट लूंगा तो उसका इमेज ओपन सेट में जाएगा, ये हमको पता ही है। बाइजेक्टिव फंक्शन है तो फंक्शन 1 1 होगा, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 पे जाएगी। अब क्योंकि फंक्शन 1 1 है, 0 0 पे जा रहा है, फंक्शन 1 1 है, इसका मतलब यह है कि अब इस पूरे डोमेन में से ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो 0 के पास जाएगा। ये तो क्लियर हो गया क्योंकि फंक्शन नॉन कांस्टेंट एनालिटिक और बाइजेक्टिव है। एफ कैसा है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसके बाहर का कोई भी पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट, वो 0 पे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड, पर एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड नहीं, 1 अपॉन एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ जेड कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू, ये सपोज एक ओपन सेट है, डी ले लेते हैं, सी माइनस डी। पूरे सी में से अगर डी को रिमूव कर दूं तो ये 1 अपॉन एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जी ऑफ जेड डिफाइन करते हैं, जेड अपॉन एफ ऑफ जेड। अब क्योंकि 1 अपॉन एफ ऑफ जेड बाउंडेड है, ठीक है, और एफ ऑफ जेड एंटायर फंक्शन भी है, तो 1 अपॉन एफ ऑफ जेड भी एंटायर होगा और एनालिटिक होगा। तो जेड अपॉन एफ ऑफ जेड ये एंटायर फंक्शन, इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एफ ऑफ जेड 0 नहीं है, जे मेरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एनालिटिक, ये एंटायर फंक्शन है, ये बाउंडेड है और एंटायर फंक्शन है, तो हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्लेम करेंगे कि ये जो वैल्यू है जी ऑफ जेड की वैल्यू वो लेस देन आ जाती है ए जेड प्लस बी। क्लेम करके हम ये प्रूव कर पाते हैं कि ये हमेशा लीनियर से कम होता है, और उसके बाद फिर हम लोग ये क्लेम करेंगे कि जो एफ ऑफ जेड आएगा वो कुछ और नहीं बल्कि एक लीनियर कुछ इस तरीके से आ जाता है, मतलब एक लीनियर फंक्शन आता है। ये हम लोग क्लेम, इसमें हम लोग डेरिवेटिव का यूज करते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो बाउंडेड आएगा, और डेरिवेटिव बाउंडेड के बाद अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, और डेरिवेटिव कांस्टेंट मतलब फंक्शन लीनियर। अब ये लीनियर आ जाएगा, लीनियर के बाद फिर अगर ये लीनियर हो गया तो मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो मॉडुलस है वो किसी लीनियर से छोटा होगा, तो मतलब उसका क्लेम करके हम लोग ये कर देंगे कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सी जेड आएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं कि ये लीनियर आता है। बट यहां पे हम लोग एग्जाम में ये सब यूज नहीं करेंगे, ये सब प्रूफ वगैरह नहीं करेंगे। अब एग्जाम में हमको क्या करना है, पहले गिवन क्या दिया है, एफ इज अ एंटायर फंक्शन, ये दिया है। पहले देखो सी और डी के लिए एक थ्योरम है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई किसी डोमेन पे कोई एनालिटिक फंक्शन दे दिया जाए, ये ध्यान से सुनो। मान लेता हूं एफ मेरे पास एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, ये सपोज कोई जी, मान लेते हैं डी से लेकर जी तक एनालिटिक फंक्शन है, और 1 1 दे दिया जाए, और इसको सपोज कुछ ओमेगा दे देते हैं और ये डी,
और एफ ऑफ डी इज इक्वल टू ये ओमेगा, मतलब ये ऑन टू फंक्शन हो गया, 1 1 हो गया, तो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो कोई बाइजेक्टिव एनालिटिक फंक्शन है तो इसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एफ इनवर्स, और ये एनालिटिक होता है। अगर कोई एनालिटिक फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो उसका जो इनवर्स फंक्शन आता है वो भी एनालिटिक हो जाएगा, और अगर मुझे इस एनालिटिक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना होगा। तो सपोज किसी पॉइंट पे ये जेड पे इसका इमेज आ गया W, और इस W पे एफ इनवर्स का हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इस एफ इनवर्स फंक्शन का, ये जो एफ इनवर्स ओमेगा से लेके डी तक जा रहा है, इस इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव इवेल्युएट करना है ओमेगा पे। तो आपको क्या करना है, W पे, मतलब जो W है इसका इनवर्स, इसका मतलब W पे आप इनवर्स निकाल लो, मतलब W के डेरिवेटिव का इनवर्स निकाल लो, या फिर इसे मैं ये कह सकता हूं कि Z का जो इमेज आएगा, एफ ऑफ जेड के इमेज का डेरिवेटिव और इसका इनवर्स निकाल लो, तो ये इक्वल आता है। यानी कि अगर W पे आपको इसके इनवर्स का डेरिवेटिव इवेल्युएट करना है तो आप क्या करोगे, W का डेरिवेटिव निकाल के, मतलब एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव निकाल के आप उसका इनवर्स इमेज निकाल लो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक थ्योरम है। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि थर्ड में ये कह रहा है कि जो एफ इनवर्स होगा मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। अब ये एनालिटिक ही कह दिया तो कॉन्टिन्यूअस अपने आप हो जाएगा। फोर्थ में कह रहा है कि इनवर्स जो होगा हो सकता है कि वो कॉन्टिन्यूअस हो बट एनालिटिक ना हो। तो अगर आपको ये थ्योरम पता है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक और बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी एनालिटिक होगा, और इस तरीके से उसका डेरिवेटिव हम इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहां से सी और डी ऑप्शन ना होंगे। अब मैं थोड़ा आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पे लेके आता हूं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमें ये कहता है कि अगर आपको कोई भी एफ, अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, सी के अंदर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो, इसके पास एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं इन सी के अंदर, ये आपको पता होगा। हम ये कहते हैं कि f जो है ना, ये एज्यूम करता है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम करता है। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं वो इंपॉर्टेंट है, एक कोरोलरी आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के बाद कि f assume every complex number exactly n times where n is a degree of polynomial। कि अगर कोई फंक्शन n मतलब कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो, ये f सपोज n डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर एक f n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके सारे रूट, मतलब ये कॉम्प्लेक्स की हर वैल्यू को एज्यूम करता है, और एग्जैक्टली कितने टाइम एज्यूम करता है, n टाइम। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। तो अब इसका यूज कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। सी डी ऑप्शन तो हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड में क्या आ रहा है कि f मस्ट बी लीनियर पॉलिनोमियल। अब हो सकता है कि f मेरा, अरे ये पॉलिनोमियल भी तो हो सकता है, क्योंकि पॉलिनोमियल एंटायर भी है और वो बाइजेक्टिव भी होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम बाइजेक्टिव में नहीं है, अरे सॉरी, बाइजेक्टिव और सर्जेक्टिव मिस कर रहा हूं। हाँ, तो ऑन टू और, अरे तो प्रॉब्लम इसके ऑन टू में नहीं है, प्रॉब्लम कहां है, इसके 1 1 में। तो फंक्शन 1 1 तो हो जाता है, लेकिन अरे सॉरी, फंक्शन ऑन टू तो हो जाता है, बट प्रॉब्लम कहां आ रहा है, उसके 1 1 में। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एग्जैक्टली n टाइम एज्यूम कर रहा है, इसका मतलब क्या है। जैसे मैं अगर 0 ले लूं तो यहां से ऐसे एग्जैक्टली अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है
और कॉम्प्लेक्स में 0 ले लूं तो ये इस 0 वैल्यू को कितने बार एज्यूम करेगा? 3 बार। मतलब हो सकता है ऐसे 3 पॉइंट हो जिसपे इमेज 0 जाए, तो ये 1 1 तो नहीं हो सकता। तो यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब वो 1 डिग्री का हो। तो अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम का वो कोरोलरी पता है, तब भी आप कह सकते हो कि ये पॉलिनोमियल में 1 डिग्री से ज्यादा हो नहीं सकता। अब अगर सपोज 1 डिग्री से ज्यादा हो गया तो मतलब देखो, अगर मैं कुछ लिस्ट निकालूं एंटायर फंक्शन का, तो एंटायर फंक्शन एक तो कांस्टेंट होता है, एक तो पॉलिनोमियल, एक तो ई रेस टू जेड, साइन जेड, कॉस जेड, साइन एच जेड, कॉस एच जेड, ये सब होते हैं। ठीक है, जैसे ही बात आती है 1 1 की, ये कांस्टेंट भी हट जाता है, यहां से भी ये भी सब हट जाते हैं। बचता है सिर्फ ये दो फंक्शन, ई रेस टू जेड। लेकिन अब बाइजेक्टिव बोल दिया है तो ई रेस टू जेड कभी 0 का एज्यूम नहीं करता है, मतलब ये भी हट गया। तो यहां से हमारे पास सिर्फ पॉलिनोमियल बचे। लेकिन पॉलिनोमियल में भी कितने डिग्री का? कांस्टेंट भी हट गया, तो मतलब 1 डिग्री का है, या 2 डिग्री का है, या 3 डिग्री का है, या 4 डिग्री का है, या फिर किसी n डिग्री का है। तो यहां से हमें फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना है कि अगर वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया तो वो हर वैल्यू को 2 बार एज्यूम करेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2 to 1 फंक्शन है। 3 डिग्री का होगा तो 3 to 1 फंक्शन है, 4 डिग्री का है तो 4 to 1, यानी कि मेनी टू 1 फंक्शन है। तो देयरफॉर ये सारे भी हट गए और वो सिर्फ 1 डिग्री का यानी कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है। तो यहां से ये हम क्लेम कर सकते थे। ठीक है, बाकी सी और डी तो रिजल्ट है कि अगर कोई एनालिटिक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स इमेज एनालिटिक होगा। तो उससे हमारा थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो वहीं से एलिमिनेट हो गया था। अगर वो आपको रिजल्ट नहीं पता है कि कोई भी फंक्शन अगर एंटायर और 1 1 है और या फिर बाइजेक्टिव है, तो ऐसा फंक्शन सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर ये नहीं पता था तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम का वो कोरोलरी अगर पता तो वहां से आप इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते थे। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। इसको प्रूव करने के लिए आपको देखो, आपको क्लियर तो हो गया कि क्यों ऐसा हो रहा है कि f मस्ट बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है, बाकी बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नए नए आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको और भी क्वेश्चंस को हैंडल करने के और नए नए डिफरेंट तरीके मिलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एन एनालिटिक फंक्शन, कि किसी एनालिटिक फंक्शन के लिए यूनिट डिस्क पे क्या पॉसिबल नहीं। अब ये सिंपल सा ओपन मैपिंग थ्योरम है कि आपको एक ओपन डिस्क देके उसकी इमेज के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको ओपन मैपिंग थ्योरम के बारे में बताया कि कोई भी ओपन सेट है वो हमेशा ओपन में ही जाता है। अंडर व्हाट कंडीशन? एट इज एनालिटिक। कोई अगर एनालिटिक फंक्शन है या फिर नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, अगर एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तो वो ओपन सेट को हमेशा ओपन सेट पे भेजता है। सिंपल ओपन मैपिंग थ्योरम है। इसके पहले भी हमने 2020 में भी पढ़ा था कि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था और सेम वैसे ही है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो सेट ले लो जिसका इमेज ओपन हो रहा है या ओपन हो सकता है। पॉसिबिलिटी पूछा है कि क्या ओपन हो सकता है, होगा जरूर, लेकिन इसमें से पॉसिबिलिटी पूछा है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्लोज तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक ओपन सेट है तो उसका इमेज हमेशा ओपन ही होगा, क्लोज सेट तो हो ही नहीं सकता। कह रहा है ओपन एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या डी के इक्वल होगी, मतलब जिसका इमेज है वो फिर से एक ओपन डिस्क ही आ जाएगा, ओपन यूनिट डिस्क आ जाएगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है बट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। कह रहा है कि इसका जो इमेज है वो एक हाफ रेडियस का ओपन डिस्क आ जाएगा। हाफ रेडियस का हो 1 रेडियस का हो डजेंट मैटर,
बट ओपन होना चाहिए, तो ये ट्रू हो सकता है। कह रहा है कि एफ ऑफ डी की इमेज रियल नंबर का सबसेट हो सकता है। अब रियल नंबर के सबसेट में भी तो ओपन सेट होंगे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो ओपन सेट हो जाए बस, तो रियल के अंदर कुछ ना कुछ तो ओपन सेट कंटेन करेंगे, तो उसका इमेज रियल का कोई ओपन सेट हो सकता है। क्या होगा डजेंट मैटर, सिर्फ अपने को ये पता होना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटी है, हाँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो इसके इक्वल हो जाए। ये इसी का सबसेट होता तो हम लोग कह सकते कि शायद, लेकिन इक्वल कह रहा है, वो भी किसके, एक क्लोज यूनिट डिस्क के। तो किसी भी ओपन सेट का इमेज क्लोज डिस्क नहीं हो सकता अंडर एनालिटिक फंक्शन, वो भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन। तो यहां से ये सारे ऑप्शन रॉन्ग। अब नॉन कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन ही है कि एफ ऑफ डी जेड इज इक्वल टू ये, तो अब ये नॉन कांस्टेंट भी है, एनालिटिक भी है, और ओपन सेट का इमेज क्लोज भी जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, तो देखने में तो काफी इजी लग रहा है कि एफ और जी ये दो नॉन कांस्टेंट, पहले तो आपको इस पे अंडरलाइन करना है कि नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है किसी रीजन जी पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल है, तो हमें वो क्लेम करना जो पॉसिबल नहीं है। अगर हमने ये क्लेम कर दिया तो एक ऑप्शन राइट हो जाएगा, या फिर आप एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लो कि जिसमें से एक इसको पॉसिबल कर रहा है। जब भी आपको पॉसिबिलिटी पूछती है तो आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए एक एग्जाम्पल मिल जाए तो आप उसको टिक कर दो, लेकिन अगर आपको राइट पूछा है, डेफिनेट पे पूछा है, तो आपको एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना होगा जिससे कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तो ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको पॉसिबिलिटी पूछा है या डेफिनेट में पूछा है। डेफिनेट मतलब P इंप्लाइज Q, पॉसिबिलिटी मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हमें उसके होने के लिए काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने होते हैं। लेकिन जब हम डेफिनेट में बोलते हैं तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए हमें काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने होते हैं। तो पहले हमारे पास गिवन क्या है, यहां से आपको एक और नई चीज सीखने को मिलेगी इंटीग्रल डोमेन के बारे में, होलोमॉर्फिक या एनालिटिक फंक्शन की इंटीग्रल डोमेन के बारे में, क्योंकि जो 4th ऑप्शन है वो उसी के बेस पे कह रहा है कि एफ और जी ये दो नॉन कांस्टेंट है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, एफ ऑफ जी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है। एक चीज ये गिवन है, ठीक है, एफ और जी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है। सेकेंड, आपको एक रिजल्ट पता होगा जब आप एनालिटिक फंक्शन पढ़ते हो CR इक्वेशन, तो वहां पे आपको ux इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये रहता है, ठीक है। उसमें सफिशियंट कंडीशन रहता है, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, कि f इज एनालिटिक जब ये हो जाए, ठीक है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो फंक्शन एनालिटिक हो जाता है, ठीक है, या फिर फंक्शन एनालिटिक है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहा हूं वो बता देता हूं। एफ और जी अगर ये एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी पे, तो अगर एफ और जी ये 0 हो जाए इस डोमेन पे, किसी डोमेन पे किसी दो एनालिटिक फंक्शन का प्रोडक्ट अगर 0 हो गया, तो ये इंप्लाई करता है कि या तो ये आइडेंटिकली 0 होगा या तो जी आइडेंटिकली 0 होगा। किसी दो एनालिटिक फंक्शन का प्रोडक्ट अगर किसी डोमेन पे 0 हो गया तो या तो एफ और जी में से एक आइडेंटिकली 0 होते, ये एक थ्योरम। यहां से हम लोग ये क्लेम कर पाते हैं कि जो अगर मैं कलेक्शन ले लूं किसका, होलोमॉर्फिक या एनालिटिक फंक्शन का, तो वो इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। यहां से हमको एक इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन मिल गई कि द कलेक्शन ऑफ, या फिर हम लोग सेट ऑफ, अगर हम लोग क्या लेते हैं होलोमॉर्फिक फंक्शन लेते हैं तो वो एक इंटीग्रल डोमेन फॉर्म करता है। ये आपको एक रिजल्ट पता चल गया, ठीक है। तो यहां से सपोज
अब फोर्थ ऑप्शन हमें ये कह रहा है कि अगर ये दोनों नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तो ये क्लेम करता है कि f और g ये आइडेंटिकली जीरो होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट जीरो है तो किसी एक को तो आइडेंटिकली जीरो होना पड़ेगा, जबकि इसमें से दोनों नॉन कांस्टेंट एनालिटिक है तो आइडेंटिकली जीरो तो एक भी नहीं, तो ये कंडीशन नहीं हो सकता। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहां से डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन के लिए तो हमने एलिमिनेट करने के लिए इस रिजल्ट का यूज कर दिया। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिस चीज को हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि ये होगा ही नहीं, तो वो पॉसिबिलिटी में ट्रू नहीं होता। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हम क्या करेंगे कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये जीरो होना चाहिए। सपोज फर्स्ट ट्रू है, ठीक है, मान लेता हूं कि एनालिटिक है, कोई दिक्कत नहीं है, एनालिटिक, सपोज एनालिटिक है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर ये जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो डेल एफ पर डेल जेड बार माइनस इज इक्वल टू जीरो। अब ये तो जीरो हो गया क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है, तो इसको रब कर दे रहा हूं, माइनस को भी हटा देते हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा जी बाय डेल्टा जेड बार इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से ये आ गया कि डेल्टा जी बाय डेल्टा जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से पता चल गया कि जी इज अ कांस्टेंट विच इज कॉन्ट्रेडिक्शन। सिंपल बेसिक यूज किया हमने, कुछ नहीं यूज किया, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए था कि ये अगर है तो ये जीरो, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो ये, अगर आपको सिर्फ ये पता तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ये कांस्टेंट विच इज कॉन्ट्रेडिक्शन, क्योंकि हमने पहले ही गिवन दिया है कि जी इज अ नॉन कांस्टेंट। सेकेंड में एफ प्लस जी बार दिया, तो क्या दिक्कत हो रहा है, ये प्लस आ जाएगा, तो ये एक्चुअल में यही रिजल्ट आ जाएगा फिर से, जी कांस्टेंट जबकि जी नॉन कांस्टेंट दिया है, तो आपका सेकेंड भी रॉन्ग। जब फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग, फोर्थ रॉन्ग, जो बचा वो राइट होगा, मतलब पॉसिबिलिटी है। एक्चुअल में थर्ड को हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे, वहां पे भी अगर आप ये यूज करोगे तो आपको लगेगा कि थर्ड भी रॉन्ग है, क्योंकि जब आप ये यूज करते हो एफ बार प्लस जी बार, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल एफ प्लस जी बार अपॉन डेल जेड बार। इसको आप लिख सकते हो डेल एफ प्लस जी अपॉन डेल जेड का जेड बार। ठीक है, अब अगर इसको जीरो करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, तो इसका मतलब एफ प्लस जी जो होगा, क्या करते हैं हम लोग, हाँ, तो यहां से एफ प्लस जी अगर ये जीरो आ गया तो क्या पता चलेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, तो इससे कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है, तो एफ प्लस जी कांस्टेंट है, तो इससे तो आपको कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब इससे कुछ नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसको डिस्प्रूव नहीं कर पा रहा हूं, प्रूव भी नहीं कर पा रहा हूं, तो मतलब ये इन जनरल शायद हो सकता है ट्रू ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी हो। तो सिंपल सी बात है, एफ को एग्जाम्पल ले लो जेड और जी को ले लो माइनस जेड, तो एफ बार क्या है, एफ बार प्लस जी बार, ठीक है, एफ बार आपका जेड बार आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस जेड बार, तो ये जेड बार माइनस जेड बार इज इक्वल टू जीरो। और जीरो कैसा फंक्शन है, एनालिटिक, अरे एनालिटिक फंक्शन, तो ये तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। तो अगर आपको एग्जाम्पल एग्जाम में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप डिस्प्रूव कर दो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए। आपको दोनों ट्रिक पता होना चाहिए, आपके माइंड में काउंटर एग्जांपल होने चाहिए कि एग्जाम में वो काउंटर एग्जांपल देके ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सको। अगर पॉसिबिलिटी पूछा है तो एक एग्जांपल लेके आप उसको प्रूव कर सको। तो ये दोनों चीज आप क्वेश्चन को देख के उसके हिसाब से डील कर सकते हो। पेपर में हर चीज को प्रूफ नहीं करना होता, आपको हर चीज के एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं पता होने चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन से डील कर सकते हो। अगर आपको थ्योरी भी नहीं पता है तो आप एग्जाम्पल की मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना थ्योरम को पता किए। बस आपको
माइंड में एग्जाम्पल्स होने चाहिए, और कॉम्प्लेक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, सिर्फ आपको एज इट इज स्टेटमेंट भी पता है ना हर एक क्वेश्चन का, आपको ढंग से यूज करने आना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं, चाहे आप नेट के क्वेश्चन को देखो, एमएस सेट के देखो, या गेट के क्वेश्चन देखो, सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के रिजल्ट आपको सब पता होने चाहिए, पूरे टोटल रिजल्ट। और ऐसे भी नहीं कि बहुत सारे रिजल्ट है, कुछ लिमिटेड रिजल्ट ही है। अगर वो आपको पता है तो उसका यूज करने अगर आपको आ गया तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो सकता है रियल में क्वेश्चन फंसे, मॉडर्न में फंसे, लीनियर अलजेब्रा में भी नहीं फंसता कुछ को छोड़ के, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन नहीं जनरली फंसते। अगर फंस रहा है तो मतलब समझ लो कि सबसे फंसेंगे, नहीं तो जनरली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अगर आपको रिजल्ट पता है तो क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन फंसते हैं एक तो मॉडर्न अलजेब्रा में भी रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, और एक क्वेश्चन आपके रियल में फंसते हैं। बाकी लीनियर कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन इजीली बनते हैं किसी भी पेपर में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही हर वीडियो में बने रहे ताकि हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, जहां पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मुझे लगा है शायद सारे क्वेश्चन हो चुके हैं रियल अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स के, मॉडर्न अलजेब्रा के, तो हम लोग कुछ अप्लाइड के उठाएंगे या तो एलपीपी के। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अगर रियल के कुछ बचे होंगे 2019 में तो रियल के लेंगे, नहीं तो हम अप्लाइड या एलपीपी में, या तो जो बचे हुए 2020 के क्वेश्चन बाकी हैं वो हम सॉल्व करेंगे टोपोलॉजी में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।